गुज़िश्ता माह यानी 7 जुलाई 2021 को उर्दू सिनेमा की सबसे बड़ी शख्सियत दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ खान था, उनका इंतकाल हुआ। दिलीप कुमार की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। वो सिर्फ एक अजीम अदाकार ही नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के सफ़ीर भी थे। समाजी फलाह बहबूद के हवाले से भी उनकी कोशिशें काबिल सताइश हैं। इसके अलावा वो उर्दू मुआशरे और उर्दू तहजीब में रचे बसे शख्स थे। उन्हें शायरी और अदब से खुसूसी दिलचस्पी थी, ख़ासकर उर्दू शायरी से। उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने उर्दू के नामवन फ़िक्शन निगार और अदबी व फ़िल्मी नाक़िद प्रोफ़ेसर खालिद जावेद साहब से एक मुफस्सल गुफ्तगू की, जिसमें उनकी शख्सियत और उनकी अदाकारी और ज़िंदगी के दूसरे गोशों पर भी अहम बातचीत हुई। प्रोफ़ेसर खालिद जावेद न सिर्फ उर्दू के नामवर फ़िक्शन निगार हैं, बल्कि उनकी हैसियत एक मुफ़क्किर, फ़लसफ़ी और अदबी नक़्क़ाद की भी है। वो फ़िल्मों पर भी अपना संजीदा और तनक़ीदी नुक्ता नज़र पेश करते रहे हैं। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में प्रोफ़ेसर हैं और उर्दू मास मीडिया के कोर्स में फ़िल्म और टेलीविज़न की क्लासेस तवातुर के साथ लेते रहे हैं। यही वजह है कि दिलीप कुमार के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बहुत संजीदा और सामियाना रविश से मुख्तलिफ है, जो हम सुनते और देखते आए हैं। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये पेशकश और खालिद जावेद साहब के साथ दिलीप कुमार के हवाले से ये गुफ्तगू पसंद आएगी। इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा आप हमारे चैनल पर समाअत कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो अब कर लें। फ़िलहाल इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपके हवाले है। तो सर, इस सिलसिले में सर अगला सवाल ये था कि दिलीप कुमार की पसंदीदा फ़िल्में आपके लिए कौन सी हैं? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुझे उनकी वही फ़िल्में पसंद हैं जिनमें कोई ना कोई अलमिया है, कोई ना कोई जिसके अंदर की ट्रेजेडी है। और मैं आपको बताऊं कि जो हीरो की जो कॉन्सेप्ट, अगर हम उसको रिवायती तरीके से देखें, अब तो एंटी हीरो की कॉन्सेप्ट भी आ गई है, लेकिन अगर हम हीरो की जो हमारा यहाँ जो मतलब रिवायती जो तस्वुर है हीरो का, और वो यूनानी ड्रामों से आया है। और जब हम यूनानी ड्रामों की बात करते हैं तो हम यूनानी अलमियों की बात करते हैं। द ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडीज, जिसमें सोफोक्लस की हैं, एपिकोरस की हैं। तो ये जो ट्रेजेडीज हैं पूरी की पूरी, तो हीरो की कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी की पूरी ये है कि देखिए, कॉमेडी को उतना बड़ा दर्जा नहीं दिया गया है, इतना बड़ा दर्जा कि आपको ट्रेजेडी को दिया गया है, क्योंकि ट्रेजेडी से आपके अंदर एक कैथारसिस पैदा होता है। आप मतलब अगर आप देखें कि अदब में जो कॉन्सेप्ट दी गई है कैथारसिस की, वो अरस्तू की दी हुई है, और जिसका उर्दू में हम कहें तो तस्किया नफ्स अब उसको कह सकते हैं, या तिहारत नफ्स हम मतलब कह सकते हैं कि दिल में रहम, हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात का पैदा हो जाना, जो आपको इंसानी तौर पे, अखलाकी तौर पे आपको इंसान होने की शर्तों को पूरा करता है, और आपको जो जानवर की जो सतह होती है इससे ऊपर ले आता है। क्योंकि वैसे तो इंसान क्या है, मतलब एक तरह का वो भी एनिमल है। तो वो आप जो है वो, अब जब आप एक जानवर की सतह से ऊपर होते हैं, तो वो जो आपके दिल के अंदर जो रिक़्क़त पैदा होती है, जो रक़ीक़ जज्बात पैदा होते हैं, वो आपको सिर्फ ट्रेजेडी से पैदा होते हैं। कॉमेडी हंसने हंसाने की चीज़ है, कॉमेडी के ज़रिए कभी भी कैथारसिस पैदा नहीं होता है। लेकिन इंटरटेनिंग के लिए जो लोग, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ नींव की ईंट गलत रखी गई। हमारे यहाँ फ़िल्मों को शुरू ही से जो है वो एक इंटरटेनमेंट का महज एक वसीला मान लिया गया। हमारे यहाँ फ़िल्मों को सोशल चेंज का, समाजी तब्दीली लाने का, या कहना चाहिए कि एक इंसाइट पैदा करने का, इल्म हासिल करने का, दुनिया को समझने का, और दुनिया से जो आपका ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को समझने का कोई ज़रिया कभी नहीं माना गया। इसीलिए इसको संजीदा आर्ट के अंदर एक अरसे तक शुमार नहीं किया गया। एक हंसने हंसाने वाली चीज़ और तफरीह वाली चीज़ थी। लेकिन आज जब हम फिल्म को देखते हैं तो मतलब जो कुछ फिल्म कह सकती है वो तो कोई और मीडियम ऑफ आर्ट कह नहीं सकता, क्योंकि फिल्म ही वो मीडियम ऑफ आर्ट है जिसमें वक्त कैद हो जाता है।
वक्त को और कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती। वक्त इसके फ्रेम में अंदर बहता है। जो बहुत मशहूर किताब है आपकी तारकोविस्की की, इस कलेक्टिंग इन द टाइम। तो टाइम की मेमोरी किस तरह होती है, वक्त की मेमोरी किस तरह होती है, उसे फिल्म में मुमकिन है। क्योंकि आज आप दिलीप कुमार की कोई फिल्म भी देखिए तो वो वक्त आपके सामने जीता जागता मौजूद आ जाएगा। वो वक्त चूंकि फिल्म के फ्रेम में बह रहा है। इसके अलावा जो है वो आप कोई नावल पढ़िए या आप कोई चीज़ भी पढ़िए तो कागज़ पे लिखा हुआ लफ्ज़ जो है वो अपने सारे इंसलाकात के साथ, अपने पूरे माहौल के साथ आपके सामने नहीं आएगा। तो ये जो वक्त है, वक्त के अंदर ये आप मतलब फिल्म का मतलब है कि टाइम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना या टाइम को मैनिपुलेट करना, टाइम को बनाना, टाइम को बिगाड़ना। इसमें मादी भी जिंदा है और इसमें हाल भी जिंदा है, और इसके अंदर इसमें फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें जो मादी है वही फ्यूचर है, जो फ्यूचर है वही मादी है। तो मैं इस हवाले से आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो नींद की ईंट इसलिए गलत लगी कि हम लोगों ने फिल्म को तफरी का एक मतलब जरिया बना लिया। मैं आर्ट को कभी भी, एक स्टेज थी जब मैंने आर्ट से मेरी भी दिलचस्पी तफरी की गरज से थी, मगर मैं आज उस स्टेज से बाहर आ गया हूँ। अपने बचपन कह लीजिए, कम उम्री के ज़माने में ऐसा हुआ है कि मैंने भी दिलीप कुमार की फिल्में पसंद नहीं की उस वक्त। 13, 14, 15 साल की उम्र में मुझे तो वो देखना था कि कहाँ मारधाड़ की फिल्में आ रही हैं, तो कहाँ से बाघ उड़ता हुआ जा रहा है, कहाँ से बाघ उड़ता हुआ जा रहा है। और मतलब वो अमिताभ बच्चन का जो कुली है तो वो एक घूसा मारते हैं तो वो एक घूसे के अंदर जो है वो एक जो आपका ट्रेन का वो जो डिब्बा होता है मतलब वो भी पिचक जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे मज़ा आता था। तो ये चीज़ एक मैच्योरिटी वाली को उस ज़माने में जो हम हैं, तो उस ज़माने में हम ना अब्दुल्ला हुसैन को पढ़ना है, ना हम कुरतुल हैदर को पढ़ना है, ना हम मार्किस को पढ़ना है, लेकिन हम एक इर्तिका के सफ़र पे लगातार गामजन थे। तो हम चीज़ों को रिजेक्ट करते 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 आज जब इस स्टेज पे आए हैं, तब हम दिलीप कुमार पे बात करने के, शायद उल्टी सीधी बात करने के कुछ लायक बने हैं कि हम दिलीप कुमार के सिनेमा को समझ सकते हैं। जो मुझे फिल्में पसंद हैं, जो आपने कहा कि वही फिल्में पसंद है, देखिए कुछ फिल्में उनकी ऐसी हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पे एक फिल्म है उनकी अमर, जबकि ये महबूब खान ने बनाई थी। अमर पूरी फिल्म अगर आप उसको देखें तो नाकाम हो गई बॉक्स ऑफिस। ये जो एहसास जुर्म है या जो ज़मीर है, जो गिल्ट है, हमने आम तौर से फिल्मों में ऐसा देखा है कि एक आदमी जो अच्छा आदमी नहीं है, अभी उससे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह उससे सरजद हुआ है, और अचानक कोई ऐसी बात होती है कि वो रातों रात, बल्कि रातों रात भी क्या कहना चाहिए, फ़ौरन के फ़ौरन उसका जहन बदल जाता है। कोई ऐसा इंकिशाफ उसके ऊपर होता है और उसका जहन जो है वो बदल जाता है, और वो मालूम हुआ कि बिल्कुल दूसरा आदमी बन गया। कि आदमी अंधा हो गया तो अंधा होने के मतलब एकदम बात जो है उसको लगा, अरे मैंने इतने जुल्म किए थे, मुझे इसकी सज़ा मिली। हमने ऐसा देखा है फिल्मों में और सब में। लेकिन अमर में दिलीप कुमार का थोड़ा सा एंटी रोल था शुरू में। तो दिलीप कुमार जो हैं वो निम्मी से मोहब्बत का वादा करके, और निम्मी से ताल्लुक़ कायम होता है उनका, जो एक गाँव की लड़की है, और यहाँ तक कि उससे जिनसे ताल्लुक़ कायम होता है, और वो माँ भी बनने वाली होती है। लेकिन एक तरफ ये बहुत बड़े वकील हैं और इनकी शादी मधुबाला से तय है, जो बहुत मतलब ये कि उनका जो तबका है उसी की मतलब औरत है, और वहाँ पे तबकाती फ़र्क बहुत है। तो दिलीप कुमार छुप के उससे भी मिलते हैं और मधुबाला से उनकी शादी होने वाली है। लेकिन दिलीप कुमार जो है वो नास्तिक हैं। उसमें जो रोल दिखाया है वो मानते नहीं हैं भगवान को, मधुबाला मानती है। तो मधुबाला एक दिन जिद करती है, जब इनकी मंगनी भी हो चुकी है, कि मेरे साथ मंदिर चलना पड़ेगा। दिलीप कुमार मना करते हैं कि तुमको मेरी खातिर चलना पड़ेगा। अब ये दोनों मंदिर के रास्ते पे चलते हैं जनाब। और यहाँ फिल्म का एक गीत है जो बहुत मशहूर गीत है मोहम्मद रफ़ी का, कि इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। इस गाने जैसी पिक्चराइजेशन बहुत कम फिल्मों में हुई होगी। अक्सर ये होता है कि गाने बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनकी पिक्चराइजेशन बड़ी ख़राब होती है। इस गाने की पिक्चराइजेशन आप देखिए, वो इनका हाथ पकड़ कर चल रही है और सामने मंदिर है, वो मंदिर की तरफ ले जा रही है, और मंदिर बहुत ऊंचाई पे वाक़ है, तो बड़ी सीढ़ियाँ हैं। वो सीढ़ी पे जब इनको लेके चलती है इनका हाथ पकड़ के, तो जैसे ही वो मंदिर के कैंपस में दाखिल होते हैं वैसे ही दिलीप कुमार परेशान हो जाता है।
अब आप दिलीप कुमार की सिर्फ आंखें देखिए, कुछ मत देखिए। अब वो दिलीप कुमार आगे तो जा रहा है और ऐसे पीछे मुड़ के देख रहा है, जैसे कोई पीछे पीछे उसका ताक़ुब कर रहा है। कोई नहीं है पीछे, लेकिन जैसे कोई पीछे पीछे चला आ रहा है। अब उसकी आंखों में इस कदर खौफ और इस कदर एहसास जुर्म और एहसास गुनाह, उसने कुछ कहा ही नहीं है मुंह से, वो तो बिल्कुल चुप है। और वो कहती रहती, आओ आओ ना, आओ, चलता है चलता है। और बिल्कुल हक चाप, जैसे पूरी दुनिया से कट के वो किसी और जजीरे पे आ गया है। तो गिल्ट के पैदा होने की जो प्रोसेस है वो मैंने पहली बार अमर में देखी। मैंने गिल्ट ऐसे पैदा होते देखा है और फिल्मों में कि जैसे अचानक से पैदा हो गया, अचानक आपको कोई मतलब इंकिशाफ हुआ नहीं, तो धीरे 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 धीरे, जबकि वो नास्तिक है, उसको तो वहां पे चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको लगता है कि ये है तो भगवान का घर, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं क्या कर कर आया हूँ। लिहाजा वो जिस तरह से चलता है और जिस तरह से वो, और उसके बाद की जो आधी फिल्म है उसमें वो लगातार गिल्ट किस तरह डेवलप होता है, और डेवलप होते 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 एक दिन फिर वो ये राज खोल देता है खुद ही कि मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी, तो निम्मी से शादी करता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये मतलब एक दिन में नहीं हो गया है कि वो एक दिन में या एक घंटे में नहीं हो गया है कि वो जाके कहे कि नहीं 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 वो अब तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई। नो, जैसे एक लगता है जैसे घोड़ा है, वो पल रहा है अंदर अंदर, बच्चे में हल्की सी फुंसी निकलती है, फिर उसमें पस पैदा होता है, फिर वो फोड़ा होता है, फिर वो फोड़ा फूटता है। तो वो जो गिल्ट का जो फोड़ा है, एहसास जुर्म का जो फोड़ा है, जो उसके दिमाग में कहीं फल रहा है, उसके वजूद में कहीं फल रहा है, उसको कैसे दिलीप कुमार ने दिखाया है तो कहीं कोई कोई नहीं, और मतलब इसकी तरफ किसी ने कोई इशारा ही नहीं किया है कि बाबू राय पटेल का मैंने कल जिक्र किया था, फिल्म इंडिया नाम से अंग्रेजी में बहुत ही प्रेस्टिजियस मैगजीन निकला करता था। आप लोग लाइब्रेरी में कापियाँ होंगी, आप उसको देखिए। 1936 से निकलना शुरू हुआ है और 1961 तक निकलता रहा। वो दिलीप कुमार के बड़े सख्त किस्म के आलोचक थे, बड़े सख्त किस्म के नातिक थे। वो बिल्कुल दिलीप कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कहते थे कहाँ बिल्कुल टीवी का मरीज, ये जरा सा लड़का चला रहा है, ये क्या जाने एक्टिंग। हर फिल्म में उन्होंने उनकी बुराई की। लेकिन देवदास तक आते आते और ये अमर तक आते आते और मधुमती तक आते आते वो इतने बड़े फ़ैन हो गए कि फिल्म इंडिया का एक शुमारा जो उन्होंने निकाला, जो टाइटल पेज है उसका, वो मुग़ल आज़म का पोस्टर के साथ उन्होंने लगाया, और मुग़ल आज़म में उसकी परफॉर्मेंस देख के तो वो बिल्कुल पागल हो गए। मैं आपको बताऊं, वो कांग्रेस के आदमी नहीं थे और वैसे उनको बहुत ही प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, और वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं बाबू राय पटेल, और यहाँ तक के पार्लियामेंट के मेंबर भी मतलब बना दिए गए थे। तो जो अदबी सहाफ़त है और फिल्मी सहाफ़त है, उनमें उनका नाम बहुत है। बाद में वो दिलीप कुमार के बड़े आशिक हो गए, लेकिन शुरू में नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो मैंने कहीं नहीं देखा कि इस तरह का कि एक चीज़ जो पैदा हो रही है आपके अंदर धीरे धीरे, जैसे गिल्ट धीरे धीरे पैदा हो रहा है, जैसे कि मोहब्बत ही होती है धीरे धीरे पैदा होती है, या जो गुस्सा होता है वो एकदम से नहीं, वो गुस्सा भी पहले बहुत दिनों तक आपके अंदर पलता रहता है, फिर कोई मौका। तो ये अमर उस लिहाज से मुझे बहुत पसंद है। एक इनकी फिल्म है ये दीदार में जो इनकी ट्रेजेडी है, ये मतलब शुरू में अंधे हैं और फिर उनकी आँख का ऑपरेशन होता है, लेकिन जो बचपन की इनकी मोहब्बत थी वो कभी बिछड़ गई थी, लेकिन जब आँखें इनकी वापस आती हैं तो वो ये देखते हैं कि ये तो भूल चुकी है, इसको वो बचपन का कुछ याद नहीं है, ये तो मुझे भी याद नहीं। और उसकी शादी अशोक कुमार से हो रही होती है। अशोक कुमार डॉक्टर हैं कि जिन्होंने इनकी आँख का ऑपरेशन किया। तो अब क्या करे, और वो गाने सुनाता है जो कि वो बचपन में वो दोनों मिलकर गाते थे, लेकिन तब भी उसे कुछ याद नहीं आता। एक दिन वो यहाँ तक कहता है नरगिस से कि जरा तुम देखना मेरी आंखों में कुछ तिनका गिर गया है। तो डायरेक्शन भी बहुत कमाल की है। वो कहती नहीं तो तिनका तो नहीं, वो दरअसल अपनी आंखें दिखाना चाहता है कि तुम पहचान नहीं, देखो तो मेरी आंखों में तिनका गिर गया है, चेहरे पे जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। तब जिस तरह हल्के से मुस्कुरा के पीछे मुड़ता है और उसके बाद फिर अंदर जाता है अपने कमरे में,
दुनिया उसकी जो उजड़ चुकी है, दो मोमबत्तियां जल रही हैं बड़ी बड़ी शम्में जल रही, उनके पास जाता है, कहता है कि बुझा दे इन चिरागों को, बुझा दे इन चिरागों को, इन कांच के टुकड़ों को। और वो दोनों मोमबत्ती लेके फिर से अपनी आंखें फोड़ लेता है, आग उठा के आंखों में। अशोक कुमार भागवत, तुमने ये क्या किया, मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मेरी मोहब्बत मेरे पास है, मैं उसको किसी के साथ देखूंगा, मैं उन यादों में जीऊंगा, ये कांच के टुकड़े मैं वापस कर दूँ। आंखों को कहा है ये कांच के टुकड़े मैं आपको वापस कर दूँ। कोई अदाकारी कर दिखाया, लोग जिक्र नहीं करते उसका, अंदाज है। अच्छा, जिसके साथ आ जाए, राज कपूर इतने बड़े हीरो, ऐसा लगता है गायब हो गया पूरी फिल्म। जिस फ्रेम में भी आ जाए, ये शुरू की फिल्म है। देवदास का मैंने जिक्र किया आपसे, संग दिल एक फिल्म है। और देखिए, दो बहनें थीं, अंग्रेजी की अदीबाएँ, बहुत नाम है उनका पूरा तारीख में। एक का नाम था एमिली ब्रॉन्टे और एक का नाम था शार्लेट ब्रॉन्टे। ये दो बहनें थीं, बल्कि तीन थीं, और तीसरी ने शायरी की है, उसका मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है। तीनों ने ये फैसला किया था कि वो शादी नहीं करेंगी, और अपने ज़माने की बागी थी। ये कहा जाता है कि पहली पहली फेमिनिस्ट जो राइटर हैं वो हैं। तो एमिली ब्रॉन्टे का एक बहुत मशहूर नावल है जिसका नाम है वथरिंग हाइट, चीखती हुई बुलंदियां। उसमें एक किरदार है हीथ क्लिफ का, जो अगर आप अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ें तो उसमें उस पर लिखने के लिए, मतलब हीथ क्लिफ पे ही लोगों ने एमफिल और पीएचडी की है। वो ऐसा करेक्टर है। तो वो करेक्टर ऐसा है कि वो उसको ज़िंदगी भर मोहब्बत नहीं मिलती है, और वो बाद में बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन बड़ा आदमी बनने के बाद भी उसको कुछ मिलता नहीं है। तो दौलत भी पाने के बाद और सब कुछ पाने के बाद भी वो जलता रहता है एक आग में, मोहब्बत की आग में और गुस्से की आग में और इंतकाम की आग में जलता रहता है। पता नहीं क्या बात थी कि दिलीप कुमार ने खुद लिखा है कि ये नावल उनके तकिए के नीचे रखा रहता था। इससे आप देखिए कि क्या मतलब दिलीप कुमार की पर्सनालिटी रही होगी। वो हीथ क्लिफ के किरदार, मतलब अपनी नौजवानी के ज़माने से वो जो है वो इस नावल के जो है वो आशिक हैं, और उन्होंने बार बार कहा कि मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। अच्छा, उस फिल्म पे 12 फिल्में बनी हैं, या आई एम सॉरी, उस नावल पे 12 फिल्में बनी हैं। एक फिल्म तो 1939 में बनी है, वो भी मैंने देखी है। और वो उसका जो हीरो था, मुझे इस बार उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ओलिवियर एंड्रो करके नाम था उसका, वो भी मैंने देखा है। और मेथड एक्टिंग का वो भी माहिर माना जाता था, उसने हीथ क्लिफ का किरदार किया। और 6-7 मैंने और फिल्में देखी हैं। लेकिन जब दिलीप कुमार ने फिल्म दिल दिया दर्द दिया बनाई, वैसे तो फिल्म तो कारदार ने बनाई थी, तो जब दिल दिया दर्द लिया बनाई उन्होंने फिल्म, तो उसमें हीथ क्लिफ का किरदार किया। आप यकीन जानिए कि सबको पीछे छोड़ दिया। हालांकि वो फिल्म जो है वो थोड़ा कमज़ोर फिल्म है, और मामलात में अगर आप दिलीप कुमार की अदाकारी छोड़ दें तो वो उसकी स्क्रिप्ट बहुत लूज़ है, और उसमें बहुत सी चीज़ें भर्ती की हैं। उस फिल्म के अंदर असल में बहुत सी ज़बरदस्त एडिटिंग की ज़रूरत थी, जो शायद नहीं हो पाई। लेकिन दिल दिया दर्द दिया में दिलीप कुमार ने अपने फ़न की बुलंदियों को जो छुआ है, वो आंखों में जो आग है और बेबसी है। अब आप ये बताइए कि गुस्सा और बेबसी और बेचारगी, इसको जिस तरह से उन्होंने जिया है, मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है। दूसरी जो बहन थी एमिली ब्रॉन्टे, वो थी शार्लेट ब्रॉन्टे। उसका एक नावल है जेन आयर, उस पे जो वो भी इनको बहुत पसंद था ना। उस पे एक फिल्म बनती है संग दिल, आप जाके देखिए। संग दिल में एक ये ऐसा किरदार है कि जिनकी बीवी है, और बीवी पागल हो गई है, और वो एक कमरे में बंद रहती है, और बाद में वो आग लगा के मर जाती है। बड़ा
बड़ा अजीब सा नावल भी है वो, बड़ी साइकोलॉजिकल फिल्म है, और शायद पहली बार मेंटल पेशेंट का जो मतलब जो उसका हिस्टेरिकल सिचुएशन से जो ट्रामा पैदा होता है, उससे मेरा ख्याल है कि मतलब इतनी अच्छी फिल्म नहीं बनी संगदिल। तो आप संगदिल में उनकी अदाकारी देखिए और आप उनका जवाब देखिए। तो ये संगदिल, दिल दिया दर लिया, देवदास, अमर, मुगल आजम आप देखिए। मुगल आजम में आसान रोल नहीं था। अब आप कहेंगे कि यहाँ मेथड एक्टिंग कैसे, तो मेथड एक्टिंग अपने माजी में दिलीप कुमार सियावा तो कोई रहे नहीं थे, ना कोई बादशाह थे, ना शाह सलीम थे, लेकिन जब मोहब्बत के सीन वो कर रहे होते थे तो जो कुछ सबकॉन्शियस में था वो आ जाता था। इसलिए वो इतनी, और फिर ऊपर से मधुबाला थी, तो फिर वो इसलिए वो इतनी जान पैदा हुई है उसके अंदर। और जो उसकी जुदाई है, और जिस तरह से, चूँकि शहनशाह के बेटे हैं, तो गम और गुस्से का इजहार अब बहुत कंट्रोल के साथ करना है, बहुत ज़ब्त के साथ करना है। तो अब आप उनकी वो बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, मैंने जो कल डिस्कशन हुआ है उसमें भी मैंने यही कहा है कि गम की अदाकारी हो या जो भी ट्रेजिडी हो, उसमें भी क्या होता था ना कि उनकी टोन अलग हो जाया करती थी कहीं। आप ये नहीं कह सकते थे कि देवदास का जो दुखी दिलीप कुमार है ना, वही अमर का भी है, या वही मधुमती का भी है, या वही मुसाफिर का भी है। नहीं, टोन कहीं ना कहीं ऐसे अलग कर देते थे, एक्टिंग का उस्लूब कुछ इतना अपना अलग कर देते थे। अपना ज़ाती उस्लूब की छाप थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक शेड पैदा कर देते थे। जैसे एक तो रंग होता है ना, और बाकी शेड होते हैं। भाई रंग तो तीन ही है, बुनियादी रंग तो तीन ही होते हैं, बाकी तो उसके शेड होते हैं। तो शेड्स पैदा कर देते थे। एक ही रंग के इतने शेड्स हैं, दुख के जज्बे के सैकड़ों शेड है, मोहब्बत के जज्बे के सैकड़ों शेड है। तो ये तो कोई नहीं कर सका, इसलिए कहीं मोनोटोनी भी नहीं है। तो मुझे ज़ाती तौर पे गंगा जमुना का मैंने आपसे जिक्र किया, तो बिल्कुल गंगा जमुना तो वो उनकी जो अदाकारी जो बिल्कुल एक जिस सतह पे पहुंचा दिया है ना, उस सतह पे पहुंचने के बाद फिर कोई सतह होती नहीं, फिर खला होती है। और ये फिल्में मुझे पसंद है। दिलीप कुमार ये सब बहुत बड़ा नाम है, और सब मानते भी हैं, बहुत सारे अदाकारों ने भी कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आप सर, आपको क्या लगता है कि दिलीप कुमार के असरात उनके बाद के अदाकारों पर क्या पड़े? एक मज़े की बात देखिए ये है कि जैसा कि मैंने शुरू में किया कि जिन लोगों ने उनकी कोई कापी करने की कोशिश नहीं की, मैं उनको ज़्यादा बड़ा अदाकार मानता हूँ, ज़्यादा मैं उनको इज्जत देता हूँ। मसलन राज कपूर हैं, देवानंद, अशोक कुमार हैं, मोतीलाल, आगे चल के सुनील दत्त हैं। इन लोगों को मैं इसलिए मतलब इनका मैं एहतराम करता हूँ कि इन्होंने अपनी अपनी लिमिटेशंस, अपनी अपनी हुदूद इनको मालूम हो गई। तो इनको ये था कि जो भी कर सकते हैं, और किस तरह दिलीप कुमार से अलग होकर कर सकते हैं, रोल के लिहाज से भी, और जो फिल्में हैं उनके थीम के लिहाज से भी, ये किस तरह अलग कर सकते हैं अपने आप को, उन्होंने कर लिया। और इसमें से किसी की मेथड एक्टिंग नहीं है, इनकी सबकी जो है वो शेक्सपियरियन ओल्ड स्टाइल की एक्टिंग है। लेकिन ऐसे हीरो हमारे हैं जो कि पूरी लीगेसी चली और जो बहुत हिट हीरो साबित हुए। उसमें राजेंद्र कुमार ने बिल्कुल इसको कहते हैं कि दिलीप कुमार की कॉपी की, बल्कि उस ज़माने में लोग ये कहते थे कुछ सूर्य शक्ल भी मिलती थी, साइड पोस्ट राजेंद्र कुमार का बड़ा मिल जाया करता था। तो लोगों ने यही कहा था उस ज़माने में। उसने बाबू राय पटेल ने भी लिखा था कि हाँ, वो राजेंद्र कुमार नाम का नया चेहरा आया है, दिलीप कुमार की नकल खूब चलेगी। ये जुमला है उसका, मतलब फिल्म इंडिया। फिर मनोज कुमार आते हैं। मनोज कुमार ने तो अपने बोलने के अंदाज से वही कॉपी करने की कोशिश की, या जैसे दिलीप कुमार बार बार जो कैमरे के आगे आते हैं, तो जगह जगह वो सिचुएशन के लिहाज से आप कभी गौर कीजिएगा तो वो प्रोफाइल बहुत देते हैं, साइड पोज, यानी फ्रंट पोज नहीं देते। उनको मालूम है कि साइड पोज पे आने वाले जज्बात क्या होते हैं और सामने के फेस पे आने वाले जज्बात क्या होते हैं। और मनोज कुमार ने इतने प्रोफाइल्स दिए हैं उसी अंदाज से। लीगेसी है। धर्मेंद्र बिल्कुल
एकदम एकदम मतलब, लेकिन मतलब चूंकि धर्मेंद्र का मामला ये था कि धर्मेंद्र बाद में आपने देखा कि एक्शन हीरो के लिहाज से ही मतलब मुतासिर हुए, लेकिन दिलीप कुमार उनके हवास और दराक की शामिल। अच्छा, इन लोगों ने फफिया इसको कबूल किया, ऐसा थोड़ी थी कि लोग ना माने, इसको कबूल किया उन्होंने कि भाई तो हम तो इसीलिए आए हैं, और मतलब ये कि ये तो एक आसेब है, ये तो हमारे को पदेश है, हम तो ये सब दिलीप कुमार से पदेश लोग थे, मतलब जैसे दिलीप कुमार एक आसेब की तरह सवार है, अगर कैमरे के आगे आ रहे हैं तो उसी की तरह की अदाकारी कर रहे हैं। कल सैयद मोहम्मद इरफान साहब ने वहां एक बात की जो मेरी समझ में नहीं आई कि भाई हम तो राजकुमार को पसंद करते हैं। तो राजकुमार एक थिएटर के एक्टर है, एक लाउड एक्टर है, डायलॉग डिलीवरी में उनका एक थिएटरिकल अंदाज है, चेहरा तो उनका बिल्कुल एकदम सपाट है। तो अगर आप महज डायलॉग डिलीवरी के लिए मतलब फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, वो भी लाउड डायलॉग मतलब डायलॉग डिलीवरी के लिए आपका कोई अगर पसंदीदा है, तो मेरा पसंदीदा फिर राजकुमार क्यों होगा, फिर तो सोहराब मोदी होगा ना। मैं तो वहां से शुरू करूंगा, फिर मैं तो सिल्वर किंग और वो यहूदी की बेटी और यहूदी और वहां से शुरू करूंगा ना। फिर तो अगर थिएटर की बात है तो मेरी समझ में तो वो बात आई नहीं कहीं। तो ये जो पूरा का पूरा, फिर बाद में मैं आपको बहुत मज़े की बात ये बताऊं कि दिलीप कुमार की, जैसा मैंने कहा, उन्होंने इतने शेड पैदा किए, उन्होंने अपने आप को बदला बहुत। अब आप देखिए कि दिलीप कुमार की फिल्म देखिए आप, गोपी, ज़ाती तौर पे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन दिलीप कुमार ने उसमें अदाकारी का अपना बिल्कुल ढंग ही बदल लिया। एक तो दिलीप कुमार उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से बोले हैं, और एक हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा किया है, हल्की सी कॉमेडी पैदा की है डायलॉग बोलने के अंदाज में। अगर आप अमिताभ बच्चन की बात की फिल्में देखें, शुरू की जो फिल्में हैं अमिताभ, दीवार वगैरह, उसमें तो वो गंगा जमुना की देखिए, वैसे भी दीवार जो थी वो गंगा जमुना की एक तरह से मॉडर्न काफ़ी थी, वो नई बोतल के अंदर जो थी वो पुरानी शराब थी। डाकू थे वहाँ, और समाज था, और गांव था, और देहात था, यहाँ स्मगलर थे और शहर था, और वही एक्सप्लॉयटेशन था। तो ये थी। लेकिन जब आप देखें कि ये गोपी में जो उनके डायलॉग बोलने का अंदाज है, उसको आप गौर से देखिए, और बाद में जो अमिताभ बच्चन की फिल्में आई हैं, गंगा जमुना और सरस्वती, इस तरह की फिल्में जो आई हैं उनकी, और जैसे तूफान, और इस तरह की कुछ फिल्में आई हैं उनकी, मर्द है और कुली है, जहाँ वो थोड़ी सी कॉमेडी करते हैं, वो पूरा का पूरा मतलब वो मतलब उसी शेड को पकड़ के एक उन्होंने अपना एक अंदाज बना दिया। दिलीप कुमार की अदाकारी में जैसे कहते हैं ना कि लगा रहा हूं मज़ामीन नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे फिरमन के फोशा क्यों। वो तो ठीक है, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, हम दिलीप कुमार लौट के नहीं जाता था उधर, एक बार करके छोड़ दिया उसने वो भी, लेकिन उस स्टाइल को पकड़ के लोगों ने वही अंदाज बिल्कुल, अरे भैया कुछ तो बोलो, ये भैया का जो लफ्ज बार बार आता है, ये सब दिलीप कुमार का दिया हुआ है, जो कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज ही पहली बार इस तरह से आया है, अरे भैया तो कुछ सोचो, तो अरे भैया, ये जो मुहावरा है हमारा, भैया कहने का मुहावरा है जो हमारा, आप जरा बहुत बारीकी से देखिए चीज़ों। फिर आप देखिए फिल्म दास्तान देखिए, ये फिल्म मुझको पसंद नहीं है, मगर मैं दिलीप कुमार मुझे हर जगह पसंद है। तो जब आप दास्तान देखते हैं तो दास्तान में दिलीप कुमार का डबल रोल है। तो एक रोल जो है इनका दास्तान में, वो एक ये जज बने हुए हैं, और वो एक उर्दू, हालांकि वो मुस्लिम किरदार नहीं है, लेकिन वो एक उर्दू कल्चर का किरदार है। वो टोपी लगा के चलते हैं, हल्की सी दाढ़ी है, छड़ी लेके चलते हैं। वो जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज से वो अदायगी करते हैं अपने मुकालमों की, जिसमें एक ख़ास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और एक ख़ास तरह की निफासत है, और एक ख़ास तरह का एलीट मतलब अंदाज है उनके बोलने में, कुछ लखनवी अंदाज है उनके बोलने में। तो नसीरुद्दीन शाह तो पूरा का पूरा वही है, सब कुछ और कुछ है ही नहीं बोलने के अंदर। और नसीरुद्दीन शाह जो है वो उनको पसंद नहीं करते। तो पूरा का पूरा जो है वो जो अंदाज बोलने का, ठहर ठहर के जो बोलने का अंदाज
आपको मिलता है नसीरुद्दीन शाह का, नसीरुद्दीन शाह वो जो पूरा का पूरा मिलता है वो आप देख लीजिए। जो बाकी फिल्मों में देखिए आप, मतलब नसीरुद्दीन शाह की जो शुरू की फिल्में उनको अगर आप छोड़ दीजिए, जो कि पैरेलल सिनेमा में आई हैं जैसे पार वगैरह, उन्हें आप छोड़ दीजिए, लेकिन बात की आप फिल्में देखी तो वो उसी अंदाज को लेके पूरी जिंदगी नसीरुद्दीन शाह तो उसी की तरह बोलते हैं, कहीं फर्क नहीं। लेकिन आप, मतलब शर्त यह है कि आप इन फिल्मों को नेगलेक्ट ना करें, आप इसमें दिलीप कुमार की अदाकारी का रंग देखिए। अच्छा, शाहरुख खान ने क्या किया कमाल, शाहरुख खान भी वो तो मानता भी है कि शाहरुख खान ने दिलीप कुमार की जो बहुत पुरानी फिल्में थी ना उनको देखा, असल में बहुत समझदारी का काम किया और उसका मुतायला किया। अमिताभ तो कहते हैं कि गंगा जमुना उन्होंने 52 बार देखी, गंगा जमुना से उन्होंने कहानी शुरू की। पहली फिल्म उन्होंने इंसानियत देखी थी। अच्छा, इंसानियत भी बड़ी इसकी अजीबोगरीब फिल्म है, उसमें इनके साथ में देवानंद है। अब देवानंद अपने ज़माने का इतना सुपर हीरो, मगर जिस फिल्म में देवानंद और दिलीप कुमार साथ में आए तो आपको देवानंद नजर नहीं आएंगे। इतना बड़ा हीरो है, नहीं आपको नजर ही नहीं आएंगे देवानंद। अब ये मतलब कैसे मुमकिन है कि देवानंद नजर ही नहीं आ रहा है, अंदाज में राज कपूर नजर ही नहीं आ रहा है, दीदार में अशोक कुमार नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब फोकस में नहीं है। नजर में ना आने का मेरा मतलब ये कि अचानक आपका जो अटेंशन का जो फोकस है उस फोकस से हट के मार्जिन में चले जाते हैं, हाशिए पे आ जाते हैं। देवानंद, जबकि देवानंद उस फिल्म का हीरो है, कहानी उसी के चारों तरफ घूमती है, मगर जहां जहां दिलीप कुमार आया है वो सिर्फ देखता है, 2 जुमले बोलता है और सिर्फ देखता है और देख के सर झुका लेता है, खत्म। अमिताभ बच्चन ने इंसानियत देख के दीवाने हुए थे। फिर गंगा जमुना इन्होंने कहा कि मैंने 52 बार देखी और मैं स्कूल से भाग भाग के देखता था और मेरे पास पैसे नहीं रहते तो मैं दोस्तों से उधार मांगता था और कहता था कि भैया कुछ पैसे दे तो मैं एक बार और देख लूँ गंगा जमुना। ये भी किसे नसीब हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे दिलीप कुमार की एक्टिंग पसंद नहीं है, क्या फर्क पड़ता है ये कहने, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि भाई आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये शाहरुख खान ने जो उनकी बिल्कुल शुरू की फिल्में हैं, मसलन जैसे एक फिल्म इसकी आई है आरजू, एक फिल्म आई है इसकी शिकस्त, एक फिल्म इसकी आई है नदिया के पार, एक फिल्म आई है इनकी वो अनोखा प्यार और जोगन। ये बिल्कुल शुरू की फिल्में हैं जो मतलब 45, 46, 40, या मेला बहुत अच्छी फिल्म है नरगिस की, या बाबुल बहुत अच्छी फिल्म है। तो वहाँ से कुछ उन्होंने दिलीप कुमार के जो फेस एक्सप्रेशन को पकड़ा और कुछ इनकी भी प्रोफाइल जो थी वो दिलीप कुमार से मिल जाती थी, तो हेयर स्टाइल भी उस तरह का करके और उन्होंने जो है वो उस तरह की अदाकारी, तो उन्होंने बहुत इब्तिदाई दिलीप कुमार को पकड़ा है जो, और इब्तिदाई दिलीप मतलब कुमार के शेड्स को पकड़ के उन्होंने कैसी कैसी हिट फिल्में दी वो आपने देखा। ये जो हकला के बोलने का अंदाज उन्होंने बहुत बाद में डेवलप किया है, मतलब शुरू में शाहरुख खान का ये अंदाज नहीं था, इतना नहीं, ये जो बिल्कुल बाद में, ये दिलीप कुमार का अंदाज नहीं, ये उसका अपना अंदाज है। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज है और जो उनकी कॉमेडी है हल्की सी, तो कहीं वो दिलीप कुमार की तरह ही कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं और दिलीप कुमार ही की तरह जो है वो दुख की, परेशानी की और गुस्से की एक्टिंग करने की बाकायदा कोशिश करते हैं उसमें। लेकिन सब लोग मानते हैं, इसमें कोई ऐप की बात नहीं, ये हम उसकी लीगेसी की बात कर रहे हैं। तो बात तो वो है कि आप नकल भी कर रहे हो और आप ये कह रहे हो, आप कापी भी कर रहे हो, आप मतलब असर भी ले रहे हो, लेकिन आप ये कर लो हमें पसंद नहीं, हमने तो कभी इनसे कुछ ही, तो ये नहीं होना चाहिए। सर ये एक सवाल सर इसी में ज़िम्मी ये था कि जो दिलीप कुमार के बाद जो अदाकार हुए, तो आपको लगता है सर कि कोई ऐसा अदाकार ऐसा है जिसने दिलीप कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलीप कुमार का वो तो ऐसा पत्थर था ना, रास्ते में आ गया वो, अब तो उससे टकरा के इधर उधर शाखें जा रही हैं। मतलब जैसे आपने वो देखा है कोहे गरां, एक कोहे गरां कभी कभी चल एक झरने या एक चश्मे के रास्ते में आ जाता है, तो उससे फिर आगे बढ़ने का रास्ता मजबूत हो जाता है। अब
वो पानी क्या करता है, कुछ इधर को चला गया, एक पतली सी धार बन के कुछ इधर चला गया, कोई इतना, तो ये वही काम है जो गालिब ने किया। उर्दू गज़ल की शायरी में जो काम गालिब ने किया है ना, कि उर्दू गज़ल के इम्कानात को आगे बढ़ने के सारे रास्ते मजबूत कर दिए। अब तुम एक एक शेड पकड़ के तुम करते फिरो, आगे की शायरी करते फिरो, वहां पहुंचा दिया। यानी तुम जदीद शायरी भी करोगे, अगर बिल्कुल जदीद शायरी भी करोगे, तब भी वो कहीं कहीं वो शेड मौजूद मिल जाएगा तुम्हें गालिब की, तुम कितनी भी जदीद शायरी करो। तो यही काम किया है। अदाकारी का जो झरना है या जो चश्मा जो फूटता है, उसके रास्ते में छोटे मोटे कंकर और ये सब पत्थर तो आते रहते हैं ना, वो उसको पार करता निकल जाता है। लेकिन जब इतना भारी पत्थर आके, चट्टान आके, कोई वगैरह आ गई रास्ते में, तो आगे आगे कौन, कोई नहीं। खैर सर, शायरी की कुमार बात, जैसा ना कोई पैदा हुआ ना कोई पैदा होगा। खैर सर शायरी की बात भी आ गई इसमें, और फिल्मों का अदब से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, और खासकर दिलीप कुमार का भी सर अदब से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। टॉम अल्टर के एक सवाल के जवाब में टॉम अल्टर ने जब पूछा था कि आपकी अच्छी अदाकारी का राज क्या है, तो दिलीप कुमार ने कहा कि शायरी। तो इस ताल्लुक से सर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, आप उनका जवाब ही देखिए, मतलब किस तरह से, उससे आपको उनकी शख्सियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी गहरी और कितनी कल्चर्ड, शाइस्ता, रिवायत को अपनी रगों में जीने वाला आदमी, अपनी जो रिवायत है उसको जीने वाला आदमी जो है। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि बुनियादी तौर पर तो शायरी था जी, और कुछ शेर भी कहते होंगे, वो नहीं आए सामने, लेकिन शायर होने के लिए शेर कहना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, हम अपना इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शायर हैं। वो तो एप्लीकेशन है ना, तो आपने अप्लाई कर दिया तो आप शायर का ब्रांड लग गया। लेकिन मेरा मतलब शायर होने के मतलब शायर का दिल हो, दिल अफसुर्दा, दिल दर्दमंद अगर नहीं है तो आप शायर नहीं हो सकते, वो पहली शर्त। तो दिलीप कुमार देखिए, एक तो ये कि आप उर्दू हमारे जो उर्दू कल्चर है ना, जो हमारा उर्दू माशरे की जो पूरी रिवायत है, मशरक़ी रिवायत, उसमें इतना रची बसी शख्सियत दूसरी कोई है ही नहीं फिल्मी दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि इतने पढ़े लिखे आदमी थे कि वो पता नहीं कितनी ज़बानों के माहिर थे। जब आप उनके अंग्रेज़ी का इंटरव्यू देखेंगे तो लगता है कि अहले ज़बान की तरह वो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। जब वो पंजाबी बोलने लगते हैं तो लगता है अहले ज़बान की तरह। मुझे ये कोई बताए कि इतनी ज़बानें सीखी, इतना मुताला किया, तो ये वक्त कैसे मिला? और भी तो इतने एक्टर हैं, आप इनसे बात करके देख लीजिए ना, उन्हीं के ज़माने के कोई नहीं कर पाएगा। वो आदमी माशियात पे बात कर रहा है, आप उससे उर्दू मतलब इकनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं तो इकनॉमिक की थ्योरी आपको बता रहा है। वो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बात कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा है। आप इंटरव्यू देखिए, वो साइंस पे बात कर रहा है, कल्चर पे बात कर रहा है। नूरजहां को एक इंटरव्यू जो उसने नूरजहां का लिया है, उसके अंदर वो उस कल्चर पे बात, मतलब होते होते कहते हैं कि कल्चर की स्पीड तेज हो गई है। मैं तो इस जुमले पे बिल्कुल हैरान हूँ कि बड़े से बड़ा उर्दू का क्या मतलब, कोई अदीब मतलब उर्दू का क्या और किसी जबान के, मतलब एक इंटरव्यू में कल्चर की स्पीड तेज हो गई है। कल्चर के साथ जो स्पीड को जोड़ा उन्होंने कि कल्चर की असल में अब स्पीड तेज हो गई है, इससे बड़ा तंज क्या होगा भैया। और फिर उन्होंने उस म्यूजिक के नाम पे उस पूरे शोर का जिक्र किया, और फिर उस तेज रफ्तार जिंदगी का जिक्र किया। मैं ये कहता हूँ इतना वक्त उनको मिला कैसे? गॉड गिफ्ट होता है। लाखों साल, हजारों साल, सैकड़ों साल, मेरा मतलब है बहुत मुताला करने के बाद भी आप चीज़ों को अंगेज नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। एक आदमी के पास से एक बार चीज़ मतलब गुजरती है, क्योंकि मिट्टी अंदर बहुत नम है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत दरखेज है साथी। तो मिट्टी अंदर नम है असल में बहुत। अगर अंदर खाक उड़ रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो कुछ भी पढ़ा दो उसको, आप तोतों की तरह। लेकिन वो खुद से सोचने समझने वाले आदमी थे। तो एक तो देखो, वो मैं तो उनको एक उर्दू के सफ़ीर की हैसियत से भी बिल्कुल, हालांकि आप देखिए कि उन्होंने मुगल आजम को छोड़ के कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें उन्होंने मुस्लिम किरदार का रोल निभाया। एक फिल्म भी नहीं जिसमें मुस्लिम किरदार बने हों। और देखिए कि किस तरह से वो गंगा जमनी तहजीब के नुमाइंदे थे। जब हम उर्दू की बात करते हैं ना, तो हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। जब हम उर्दू की बात करते हैं तो हम कंपोसाइट हिंदू मुस्लिम कल्चर की बात करते हैं, जिसपे हमें नाज है।
जो हमारी पहचान है और रहेगी। इस तहजीब के मरने का जो नोहा है, जिंदगी भर वही तो गाती रही कुरतुल हैदर, और इसीलिए मतलब मेरे दिल में जो है वो उनकी बड़ी इज्जत है, कुरतुल हैदर की ऐसे नॉवेलिस्ट। ये आइडियोलॉजिकली मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। दिलीप कुमार में भी वही बात है। आप देखिए कि ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने ऐसे हिंदू का रोल किया जो भजन तक गाता है। गोपी में उन्होंने 2 भजन गाए, और जो भजन गा रहे हैं वो ज़रा उस वक्त उनका चेहरा देखिए कि बिल्कुल जो एक हिंदू धर्म में और भक्ति में जो विश्वास रखने वाला आदमी होता है, वो आप उसके चेहरे पे देखिए कोई क्या खा के मतलब वो एक्टिंग करे। कहीं उनका नाम शंकर है, कहीं उनका नाम अशोक है, कहीं उनका नाम राम है। मतलब ये तो वो भी एक हिस्टोरिकल फिल्म थी असल में। मुगल आजम, तो उसमें उन्होंने मुगलिया शहजादे का रोल किया, लेकिन मुस्लिम मिडिल क्लास के जो रोल, जो बहुत हमारे ऐसी फिल्में तो बहुत आएंगी ना, पालकी, मेरे महबूब, मेरे हुजूर, और जनाब आपके बहू बेगम और बेनज़ीर, और उसमें मतलब नवाब का किरदार हुआ करता था, और वो नवाब शायर भी हुआ करता था। ऐसे किसी स्टीरियोटाइप से उन्होंने कभी अपना कोई ताल्लुक नहीं रखा, ना किसी फिल्म में नवाब का रोल किया तो शहजादे का रोल किया, मतलब सीधा सीधा थे शहजादे। मैं वही तो कहता हूँ, शहजादे थे, शहजादे की तरह जिए, और शहजादे की तरह उन्होंने अपना मुकाम पाया। तो वो इनके यहाँ जो उर्दू कल्चर है या गंगा जमनी तहजीब की जो नुमाइंदगी इनकी पूरी शख्सियत करती है। और जो शायर का दिल है, जो आपने कहा शायरी में, और इसमें वो ये है कि शायर कौन होता है? जिसका दिल में दर्द हो, उसका जब आप एक इजहार करते हैं तो उसी का नाम शायरी है। तो इसी तरह एक्टिंग की भी एक पोइटिक्स हुआ करती है। तो अगर आपके दिल में दर्द नहीं है, अगर आप वो जो रोल कर रहे हैं उस रोल से कोई ताल्लुक ही नहीं है आपका, या उस रोल से आप अपने आप को कहीं हम आहंग नहीं कर पा रहे हैं, और आप उस रोल से अपने आप को, वो जो लिखा हुआ रोल है उससे आप अपने आप को हम आहंग तभी कर पाएंगे जब उसके दुख और दर्द से आपका कोई ताल्लुक पैदा हो। और ताल्लुक तो तब पैदा होगा जब आपके दिल में भी दुख और दर्द हो, तभी तो चिराग से चिराग जलेगा। इसलिए उन्होंने शायर से मतलब उनका ये था कि दिल में खाक ना उड़ती हो, अंदर से जो है वो आप अगर आप एक हसास आदमी नहीं है तो आपको एक्टिंग नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। हसासियत पहली शर्त है उसकी। आप कैमरामैन बन जाएगी ना उसको तो भाई फिल्म में जाइए, आप कैमरामैन बन जाएंगे, उसे क्या मतलब है? डायरेक्टर को क्या मतलब है क्या कर रहे हैं आप? उसको अपना सीन अच्छा चाहिए। कैमरामैन के सामने आप अच्छी एक्टिंग करो चाहे बुरी एक्टिंग करो, उसको तो मतलब उसको मशीन की तरह एक्टिंग नहीं करना है। इस हवाले से बात। और फिर उर्दू कल्चर और उर्दू तहजीब के तो वो बहुत बड़े नुमाइंदा थे ही। उन्होंने अपनी फिल्मों में जो डायलॉग बोले हैं, और जो उनमें जहाँ उन्होंने हिंदू मतलब ये के रोल किया है, वहाँ भी जो उनके मुकालमे हैं वो उसी मिली जुली हिंदुस्तानी ज़बान में है। कहीं भी वो ठोस कोई ऐसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते। खैर ये तो एक इसलिए भी है कि जिस ज़माने के वो हीरो थे, उस ज़माने में जिस तरह के मंजरनामे और स्क्रिप्ट लिखी जाते थे, तो वो मतलब ये कि वो उर्दू ही नहीं लिखी जाती। जब ये धर्मेंद्र हैं, आपको मालूम है धर्मेंद्र को बिल्कुल उर्दू के अलावा कोई ज़बान नहीं आती। मनोज कुमार को भी नहीं आती। मनोज कुमार को अंग्रेज़ी आती है, हिंदी बहुत कम आती, उससे भी उर्दू आती। मनोज कुमार के वालिद तो उर्दू के शायर थे। खैर सर, आखिर में बस एक सवाल ये था इस ताल्लुक से कि बहसियत अदाकार तो सर बात हुई, लेकिन बहसियत मजमूई दिलीप कुमार की शख्सियत के बारे में सर आपके तासुरात? देखिए, बेहद मुतासिरकुन शख्सियत और बेहद बागतार शख्सियत। फिल्मी दुनिया के किसी भी फर्द से इतने व्यापार की तवक्का नहीं रखी जा सकती। जो डिग्निटी, जो ग्रेस उन्होंने ज़िंदगी भर एक कहना चाहिए कि उसके साथ जिए हुए, और बहुत कम फिल्में की उन्होंने, 60 या 62 फिल्में हैं उनकी, और उसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मेरा ख्याल है कि उस बीच में खूब लिखते पढ़ते थे शायद वो, जिससे कि उनकी शख्सियत निखर रही थी। वो शायद ये जानते थे कि महज एक्टर ही मेरी पहचान नहीं है, मेरी जो शख्सियत है वो मुझे कुछ और भी है। तो वो उन्होंने अपनी शख्सियत की जो दूसरे डायमेंशंस थे उनको बहुत निखारा। और आज जब हम उनको याद करते हैं तो अदाकारी के हवाले से तो करते हैं, लेकिन जो उन जैसी शख्सियत भी तो किसी की नहीं है। तो वो जो विकार है उनका। और मैं आपको ये भी बताऊं कि
हम लोग जो हैं वो मरने के बाद मुझे अफसोस है कि उनका इंतकाल हो गया, तो आज हम ये सब बातें कर रहे हैं। काश हम ये सब बातें उनकी ज़िंदगी में भी करते, लेकिन ये कि ज़िंदगी में हम बहुत सी बातों को बड़ी बेशर्मी के साथ झुटलाए रहते हैं और नेगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। मरने के बाद हमारा दिल जो होता है वो पता नहीं क्या एकदम से कुछ खुल सा जाता है, या तंग नजरी ख़त्म हो जाती है, और एक कहना चाहिए कि वसीउ नजरी पैदा हो जाती है हमारे अंदर। आगे बहुत से लोगों में तब भी नहीं पैदा होती है। तब हम सही से जब अब मुहासबा कर पाते हैं, तब हम देखते हैं कि भाई ये तो अन्ना मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं और जिनमें मैं अपनी नौजवानी में मैं भी उनकी बातों में शामिल था, और अक्सर मैं शामिल होकर और उनको फॉलो करने लगता था कि भाई देखिए मतलब अदाकार तो राज कपूर है, उसने कितनी सेंसिबल फिल्में बनाई हैं। मेरा नाम जोकर, तो चलिए छोड़ दीजिए, तो आवारा और बरसात तो चलिए चार तो थी। अभी देवानंद को देखिए कि क्या जॉली और क्या खरंडा किरदार है। गुरुदत्त की तो लोग बहुत बात करते हैं। अच्छा, अब गुरुदत्त ऐसे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, कैमरामैन बहुत अच्छे हैं। गुरुदत्त का कैमरा वर्क का कोई जवाब नहीं है, मगर ऐसे एक्टर तो वो होपलेस है ना, तो एक्टर तो वो है ही नहीं। लेकिन बहुत बात होती थी गुरुदत्त की, तो हम भी हाँ भाई हाँ। फिर हमें ये भी एक ज़माने में हुआ कि गुरुदत्त की जो फिल्म है प्यासा, तो वो रोल पहले इनके पास लेके गए, गुरुदत्त दिलीप कुमार के पास लेके गए ये रोल कि आपको ये रोल करना है। तो उन्होंने पढ़ा, तो पूरी कहानी पढ़ी और बाद में मना कर दिया दिलीप कुमार ने। तो बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्योंकि बाद में वो फिल्म बहुत बुरी तरह से हिट हुई। जो प्यासा है वो बड़ी हिट हुई, और वो मतलब एक शायर की कहानी है, और वो भी एक उर्दू मतलब कल्चर की कहानी। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये तो बिल्कुल दिलीप कुमार की फिल्म होनी चाहिए थी, क्यों मना करा। और दिलीप कुमार ने बाद में अपने इंटरव्यू में और अपनी किताब में भी, अपनी बायोग्राफी में भी ये बताया है कि दरअसल उसी ज़माने में बस 2 साल ही हुए थे कि मैंने देवदास में काम किया था, और मुझे ये लगा कि ये जो देवदास का ही रोल है, ये बिल्कुल ये रोल इतना मिलता जुलता था देवदास से कि ये भी शराब पी के उसी तरह से बिल्कुल आधी फिल्म के अंदर खोया हुआ है जैसे कि देवदास होता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि अभी अभी ये देवदास में मैंने काम किया है, तो ये एक बिल्कुल उसी टोन के अंदर मैं ये टोन बदल नहीं पाऊंगा, और इतनी जल्दी मैं जो हूँ वो अब एक शराबी का रोल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक देवदास में जो शराबी का रोल है ना, वो रोल इतनी जल्दी लोगों के जहन से ना जाए। अभी तो लोग उसी को एक्सप्लोर करेंगे, ना कि मैं प्यासा का रोल करूँ। सिर्फ इस वजह से उसने ये परवाह नहीं की कि गुरुदत्त कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, कैमरा वर्क इनका कितना अच्छा है, ये कितनी सेंसिबल फिल्में बनाते हैं, ये परवाह नहीं थी उसे। अपनी अपनी ज़ात और अपने वजूद का बड़ा एहसास था, और वो उसकी शर्तों पे जीना चाहते थे। वो असल में वजूदी तर्ज पे जीना चाहते थे। ही वॉज एन ऑथेंटिक existential personality. Dilip Kumar always lived on the existential plane, जो एक मोतबर वजूदी सतह पे जीने की बात होती है, जहां वो बिल्कुल आज़ाद होता है और अपने फैसले अपने आप करता है। अब आगे तो जाहिर है कि एक उनका पेशा भी था, कैरियर भी था, आगे चल के कुछ उनसे गलतियां भी हुई हैं, उनकी तरफ मैं जिक्र नहीं करूँगा, उन्होंने गलतियां की बाद में आगे, या ये कहिए। लेकिन ये कि जो जो है दिलीप कुमार, जहाँ से दिलीप कुमार की पहचान है, जो गोल्डन एरा है उनका, उस गोल्डन एरा में तो वो अजीम है। और अब मरने के बाद हमें लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा भी कोई नहीं था जो दिलीप कुमार की खराब से खराब फिल्म के अंदर भी अगर उनकी एक्टिंग, जो उनकी आखिरी फिल्म है वो है किला, तो किला में भी आप उनकी अदाकारी देख लीजिए, तो आप अदाकारी की बात करेंगे तो फिर आप वो तो आखिरी दम तक हुई। और जब अदाकारी छूटी तो आपने देखा कि जो आदमी इतना ज़्यादा जज्बाती और नहीं होगा, या जो इतने इमोशनल दबाव में नहीं रहता होगा, तो जो बीमारी उनको हुई, तो इंसेन हो गए थे ना, या जो आप उनको मतलब अल्जाइमर उसको कह सकते हैं, जो और क्या थी वो, जो इतना बोझ कहीं होता है बिल्कुल, और किसी को क्यों नहीं हो गई, क्योंकि और हर आदमी ऊपरी सतह पे जीने वाले आदमी है, जिंदगी को किसी गहरे मायने में जीने वाले नहीं है।
पैदा हुए हैं, ठीक है, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, यही होता रहता है। इसमें अफसोस की क्या बात है भाई, जो आया है वो तो मरेगा। लेकिन कोई आदमी अगर जिंदगी के मीनिंग तलाश करने की कोशिश करेगा, जिंदगी के छुपे हुए मीनिंग अगर जानने की कोशिश करेगा, और जो ऐसे सवालों में उलझा रहेगा जो उसके वजूद को बाने बनाते हैं, ये था दिलीप कुमार में। इसीलिए ऐसी बीमारी लगी उन्हें। और दिलीप कुमार जैसी पर्सनालिटी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, क्या मतलब और भी किसी फिल्म इंडस्ट्री में, जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री हमारी, वहाँ भी आपको नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। कोई मुकाबला मत करिए। सत्यजीत रे तो बहुत सख्त मतलब नाकिद रहे हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के। वो तो अपना पाथेर पंचाली बनाने वाले आदमी, लेकिन जब मेथड एक्टिंग की बात की तो उन्होंने कहा कि एक ही आदमी जो है वो पाइनर है इसका, और कोई पाइनर पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेथड एक्टिंग का पाइनर तो वो दिलीप कुमार ऐसे ब्रांड बन गए कि लोगों ने म्यार बनाना शुरू कर दिया कि बंगाल का दिलीप कुमार, उत्तम कुमार, इस तरह की बातें लोग मतलब जो है ना वो। तो ये उस जैसी कोई शख्सियत, अगर आप अदाकार को भी हटा दें तो भी नहीं, और अगर आप मैं तो एक उर्दू के अदीब की हैसियत से भी उनको देखता हूँ, या एक उर्दू के सफ़ीर की हैसियत से भी मैं उनको देखता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम तहजीब और गंगा जमने तहजीब के एक आखिरी दम तक उसकी नुमाइंदगी करते रहने वाले एक फ़र्द की हैसियत से भी देखता हूँ। और जिस तरह ये जो जोड़ा है, ये पूरा दिलीप कुमार और सायरा बानो को, ये मेरी नज़र में बड़ा एहतराम के साथ है। जिस तरह से ये डिग्निटी के साथ और बड़े ग्रेस के साथ जिस तरह इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी, और सायरा बानो के लिए तो मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त और बड़ा एहतराम का जज्बा पैदा हुआ है। वरना हमारे फिल्मी दुनिया में आम तौर से जिस तरह का रवा रवी का सा एक मतलब रवैया पाया जाता है, और आपाधापी का सा एक रवैया पाया जाता है, तो उसमें एक खालिस मशरक़ी अक़दार को लेके और अपनी रिवायती अक़दार को ज़िंदा रखना, कोई सायरा बानो से सीखे, कोई दिलीप कुमार से सीखे। मैं तो सायरा बानो मेरी बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत ही पसंदीदा अदाकाराओं में से एक थी। उस ज़माने की जो अदाकाराएँ थी, तो मुझे सायरा बानो, आशा पारेख और साधना, मैं उनसे हमेशा मतलब ये मुझे पसंद आती रहती। लेकिन ये कि अब मेरे दिल में इनके लिए पसंदीदगी से ज़्यादा बहुत एक एहतराम का जज्बा भी है। और दिलीप कुमार के बारे में बस मैं यही कहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन ढीला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू हुई और इतना वक्त आपने दिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।